तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तथा विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन वोल्ट मीटर। तो एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कहता जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम। तो देखिए, यह जो है गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण एक में बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव चलाने के लिए जो बांस से जमीन को दबाना, ठीक है, और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। कहता है कि एक गोली जो है 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो u बराबर है 196 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग, और h पता नहीं है, और अंतिम वेग क्या है? तो 0 है। अंतिम वेग है 0। v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। तो 0 बराबर क्या होगा? 196 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 9.8 इंटू में h, यानी यहाँ से h का मान निकल जाएगा 1960 मीटर, यानी ए ऑप्शन। कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? 44 का ए, थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान ताप में परिवर्तित होने पर बहुत कम प्रतिवर्ती होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक, सेल्फ रेसिस्टिंग, ओवर करेंट प्रोटेक्टर तथा स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिमेंट में बहुलता से पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? 45 का बी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी P बराबर होता है mv। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? बी ऑप्शन, कम हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग है? डी ऑप्शन। तो देखिए, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। उदाहरण के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे आदि अनुप्रस्थ तरंगे। कहता चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली खाली स्थान के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो 48 का होगा सी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो चमगादड़ जो है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और इसकी सहायता से अपना शिकार और रास्ता भी खोजते हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति के प्राश्रव्य ध्वनि तरंग अवरोध हो या कीटों से टकराकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की सहायता से चमगादड़ अवरोध या शिकार की स्थिति तथा आकार जान लेते हैं। तथा बादलों का रंग सफ़ेद खाली स्थान के कारण दिखता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन। तो देखिए, वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश
को चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना। कहता एक अशुशक्ति किसके बराबर होता है? सी ऑप्शन। तो एक अशुशक्ति 746 वाट या 0.746 किलो वाट के बराबर होता है। कौन सा नियम जो है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रासायनिक एंटोनी लेवोजियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का जो है द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमानों के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो ये है बी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, जिस पर इकाई ऋण आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। कहता है ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती? 4। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने, मशीनों में स्नेहा के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदा के रूप में किया जाता है। कहता कौन सा गुण जो है क्षार का है? तो वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है। क्षार वह यौगिक है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण देता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पदार्थ को लाल में बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? 55 का होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग में धातुओं के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 सबसे कम होने के कारण इसे पहले वर्ग तथा पहले आवर्त में रखा गया। कहता है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस खाली स्थान भरी जाती है। तो ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सामान्यतः एक निष्क्रिय गैस के रूप में विद्युत बल्बों में भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने 1772 में की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा लगभग 78% में पाई जाती है। यह गैस जीव जंतुओं व वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में संचित रहती है। उद्योगों में इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल व अमोनिया बनाने में किया जाता है। ग्रेफीन क्या है? तो एक कार्बन का अपरूप। ग्रेफीन कार्बन का ही जो अपरूप है वे ग्रेफाइट से प्राप्त होते हैं तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जाती है। कहता कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जो जल जाती है? तो बी, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अत्यंत अभिक्रियाशील धातु हैं। इन्हें खुले में रखने पर तुरंत ही आग लग जाती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मृत मुलायम धातु हैं एवं इनका घनत्व भी अल्प होता है। तथा वायु के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि तो देखिए हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर गंधक के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर जो सल्फाइड बना लेती है। ठीक है, Ag2s + O2 ये बनाएगा 2Ag2s + H2O। कौन सा जो है अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? ए, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह लाल चींटियों, शहद की मधुमक्खियों, बिच्छू तथा जो है बरों के डंक में पाया जाता है। इन कीटों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा फॉर्मिक अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उस स्थान पर सूजन आ जाती है और दर्द महसूस होता है। कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो पेप्सिन अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजन तथा पेप्टोड्स में बदल देता है। आमाशय जो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित एक जो है खोखली द्विपालिका थैली जैसी रचना है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है, यानी ई ऑप्शन।
कहता मानव इनमें से किसे पचा सकता है? तो डी। तो देखिए, ग्लाइकोजन स्टार्च एमिनो अम्ल का पाचन मानव द्वारा किया जाता है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिकाओं भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधे में कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का रूप लेता है। रक्त में कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? यह है बी। तो देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC रक्त का एक ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फोसाइट और प्लीहा में उत्पन्न होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन तक होता है। ये कोशिकाएं रंगहीन होती हैं, इनमें कोई वर्णक नहीं होता। कहता है किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? तो सी। तो देखिए, स्तनधारी पक्षी सरीसृप वर्ग प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त को 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। एक तंत्र जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय के माध्यम से 2 बार प्रसारित होता है दोहरा परिसंचरण कहलाता है। प्रणालीगत परिसंचरण और फुसफुसीय परिसंचरण 2 मार्ग है जिनमें रक्त दोहरे परिसंचरण में बहता है। कहता कि रक्त में पाए जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, रक्त लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। RBC में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें श्वासनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीहीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसकी आयु 120 दिन की होती है। कहता है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। 66 का ए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो उत्सर्जन तंत्र अथवा मलोत्सर्ग प्रणाली एक जैविक प्रणाली है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त आवश्यक या खतरनाक पदार्थों को हटाती है ताकि जीव प्रत्येक होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करे। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन होता है। वास्तविक अर्थों में शरीर से बने नाइट्रोजनी विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों के बराबर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन, पदार्थ के बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का निर्माण होता है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। कहता है मनुष्य में ताप नियमन को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 67 का बी। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रण किया जाता है जिससे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। कहता है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो यह है आपको। तो देखिए, आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, विकलांगता, मंद बुद्धि, पौनापन एवं भोगापन जैसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि खालिस्तान युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव आता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रीनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर यौन क्रिया, प्रजनन संबंधी कार्यों, मांसपेशियों, भार, बालों में वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धा व्यवहार से संबंधित है। यह युवावस्था के समय पुरुषों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर 40 वर्ष की आयु में
शिखर पर होता है और इसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है। कहता है कि कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो सी। तो देखिए विटामिन का आविष्कार जो है कासिमिर फंक ने 1912 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें जो है कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ की क्रिया कहा जाता है। घुलनशील के आधार पर विटामिन के 2 प्रकार है, जल में घुलनशील और वसा में। जल में घुलनशील है बी और सी, वसा में घुलन है KEDA कीड़ा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे है तो एंटीबायोटिक, इसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। यह एक यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है और उसके विकास को रोकता है। एंटीसेप्टिक, यह ऐसे द्रव हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या विनाश करते हैं। एंटीपायरेटिक, यह जो है ज्वरहारी औषधियाँ हैं जो ज्वरावस्था में प्रयुक्त करने पर शरीर के ताप को कम करके उसे पुनः साधारण अवस्था में लाती हैं। एनेस्थेटिक, संवेदनहीनता महसूस करने की स्थिति को अवरोधन अथवा अस्थायी रूप से हरण को प्रेरित करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, एंटीबायोटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, तो बी आनुवांशिक रोग। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून से शीघ्र थक्का जो है कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके न होने से खून का बहना बंद नहीं होता। खाली स्थान को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा जो है मुक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस जो है कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। इसका निर्माण ADP एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हाइड्रा और स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, पुनर्जनन। तो देखिए यदि किसी कारणवश जीव विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर लेता है। यह पुनर्धन यानी पुनर्जनन कहलाती है। कहता एकमात्र पक्षी का नाम बताए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, तो यह हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का बॉल और सॉकेट जोड़ होता है जो इसे अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। ऐसे कवक जो भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो एंटोमोफैथोजेनिक। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं एंटोमोफैथोजेनिक कहा जाता है। कहता है कि कौन सा जो है पौधा अनावृत बीजी से संबंधित है, तो डी ऑप्शन। तो अनावृत अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में जो है बीज तो बनते हैं लेकिन बीज फल भीति में बंद होते हैं, वरन छोटी टहनियों या शाखाओं में सूखी खुली अवस्था में होते हैं। इनके उदाहरण कोनधारी वृक्ष हैं जिससे चीड़, फर, देवदार, स्प्रूस आदि आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटेरिया जो मोनोस्पर्म, तो सी ऑप्शन पीपल। तो यहाँ पे देखिए नीम का है एजा डिस्कटा इंडिका। पलास का वनस्पति नाम ब्यूटेरिया मोनोस्पर्मा। पीपल का है फाइकस रेलिजियोसा। कपास का है गॉसिपियम ऑर्बेरियम। तुलसी का है ओस्मियम बेसिलिकम। बरगद का है फाइकस बेंगालेनिसिस। कहता एक पुष्प के प्रजनन अंग, इसी ऑप्शन पुंकेसर स्थिकेसर। तो
पुष्प पौधों में जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह है जिसमें जनन लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होते हैं और जिनके परिणाम स्वरूप संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से भिन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन युग्मकों के संलयन के बिना नए पादपों का निर्माण करता है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा का जनन अंग अंडप यानी स्थिकेसर होता है। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो श्वसन के दौरान। पौधों में श्वसन के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यद्यपि पौधा जो सहित सभी जीवों में श्वसन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि पौधों में श्वसन के दौरान CO2 का उत्सर्जन केवल रात में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दर उत्सर्जित उत्पाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा आदि अपशिष्टों को पत्तियों व तनों द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन केवल श्वसन द्वारा CO2 उत्सर्जित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।